चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक्सरसाइज में थे अपन, एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस थे वो देख लिए थे ना। चलो उसके बाद आगे के देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी? रिसेप्टर्स थे ना अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में, olfacto receptors, phonoreceptors, photoreceptors. Think of situation where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ये रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या है? पहले तो ये बोला है क्वेश्चन कि ये रिसेप्टर्स क्या क्या रिसीव करते हैं? स्टिमुलस, है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, उसके बिहाफ में ये सिग्नल सेंसरी नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपके जो भी स्टिमुलस हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं? देखो इसका आंसर, रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स are group of cells, receptors or sense organs are groups of cells which receives the stimuli, which receives the stimuli, STIMULI, and change it into appropriate nerve impulse. ठीक है, और यहां वो नर्व इंपल्स कौन सी बनती है? सेंसरी नर्व इंपल्स। एक मोटर नर्व इंपल्स भी पड़े ना, वो मोटर न्यूरॉन जनरेट करेगा जब उसको रेस्पॉन्स भेजना होगा इफेक्टर ऑर्गन को। पर रिसेप्टर ऑर्गन कौन सी इंपल्स जनरेट करता है? सेंसरी नर्व इंपल्स। है सभी इंपल्स, बट जो सेंसरी न्यूरॉन कैरी करता है उसको अपन सेंसरी नर्व इंपल्स बोलेंगे, और जो मोटर न्यूरॉन कैरी करके लेके जाता है हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास उसे हम मोटर नर्व इंपल्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? आपके न्यूरॉन्स में इंपल्सेस ही ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ वेरी लो वोल्टेज। ठीक है, चलो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट ना, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी। सेकेंड पार्ट जो लिखा है कि थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, इसका आंसर लिखेंगे अगले पैराग्राफ में। व्हेन रिसेप्टर्स फेल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, when receptors fail to function properly, the body functions will be disturbed. जब हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ रहे थे तो उसका सिग्निफिकेंस लिखे थे ना अपन, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, क्यों हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस जरूरी है। एक आध रीजन, बॉडी को हार्म से बचाने के लिए ना, कि मतलब अगर आपने उस स्टिमुलस के लिए तुरंत रिएक्ट नहीं किया तो वो स्टिमुलस आपको हर्ट कर सकता है, राइट? तो ये भी तो वही हो रहा है ना, कि अगर आपके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे तो वो स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो दैट कैन कॉज सम हेल्थ हजार्ड। ठीक है, तो क्या लिखे अभी? द बॉडी फंक्शंस विल बी डिस्टर्ब, ये क्लियर है लाइन? एंड मे बी हेल्थ हैजार्ड और फेटल, और डेंजरस हो सकता है ना। HAZARD, हैजार्डस बोलते हैं ना, फेटल, FATAL, फेटल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। ये तो हो गया ना, ये तो अपन लिखे हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सबने बनाया है कॉपी में, है ना? ब्रेन का भी बनाए थे ना, जगह छोड़े थे ब्रेन के लिए। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सब बना चुके हैं, एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन तो ये भी हो जाएगा। इट कैरीज नर्व इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, या वाइस वर्सा। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक भी तो वही लेके आ रहे हैं ना, नर्व्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन छोड़ दो, 6 पढ़ो।
हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट? ये भी फोटोट्रॉपिज्म में लिखे अपन, जो फोटोट्रॉपिज्म अगर लिखे ना पैराग्राफ, देखो एक बार पीछे। कॉपी बनाया लिखे हैं, क्या क्या लिखे थे बताना है मुझे, रीड करो कोई, कोई तो लाया है कॉपी उस दिन वाली। It is the movement of parts of plant in relation or to direction of split life. बस आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ो। So इसके बाद एग्जांपल दिए थे। ओके It is the movement of body part of hand in the fixed direction. Example. ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो इसका आंसर भी लिखना, थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में भी लिखेंगे इसमें अपन। देखो इसका आंसर, इन फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, इन फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, इन फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स shoots respond by, in phototropic movements shoots, stem वाला part है ना, respond by bending towards light, bending towards light, bending towards light, while roots respond by, while roots respond by bending away from it, bending away from it, while roots respond by bending away from it. इसका मैंने एक्टिविटी आप लोगों को लास्ट क्लास में बुक में दिखाया था ना, एक एक्टिविटी हमने लिखी थी कॉपी में, वो किसके लिए थी एक्टिविटी, कौन से टाइप के मूवमेंट लिए थी, हाइड्रोट्रोपिज्म। वो बनाए थे ना, जर्मिनेटिंग सीड्स, वो परफोरेशन से बाहर आ रही थी, फिर वो घूम के वापस अंदर जा रही थी, याद आ रहा है? तो वो एक्टिविटी थी फॉर प्रूविंग हाइड्रोट्रोपिज्म। और दो एक्टिविटी मैंने आपको आपकी बुक की दिखाई थी, एक था फोटोट्रोपिज्म और एक था जियोट्रोपिज्म, है ना, आपकी बुक में बना हुआ, एक ही पेज में दोनों साइड ऊपर नीचे, है ना। तो वहां पे भी आप जब देखोगे ना लाइट वाला, तो जो शूट है ना वो लाइट के टूवर्ड्स बेंड हो रही है। पर देखो वो एक्टिविटी को, कौन सा था पेज नंबर में, पेज नंबर 121। हाँ, देखो स्टेम जो है वो रूट्स, सॉरी, लाइट के तरफ बेंड हो रही है ना। यही अपन ने अभी लिखा है कि शूट्स रेस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट व्हाइल रूट्स रेस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। यहां तक क्लियर है? आगे लिखना, व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स रिसीव लाइट, व्हेन ग्रोइंग प्लांट रिसीव्स लाइट, व्हेन ग्रोइंग प्लांट रिसीव्स लाइट, plant hormone auxin, plant hormone auxin, याद है ना, auxin ग्रोथ हार्मोन था। plant hormone auxin is formed at shoot tip, is formed at shoot tip, शूट के टिप में ऑक्सिन का फॉर्मेशन हो जाएगा जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है। हेल्प, विच हेल्प्स द सेल्स टू इलोंगेट, विच हेल्प्स द सेल्स टू इलोंगेट, विच हेल्प्स द सेल टू इलोंगेट। in case light comes from one direction, in case light comes from one direction, light comes from one direction, comma, auxin move towards, auxin move towards, auxin move towards
शेडी साइड ऑफ शूट, शेडी SHADY, जहां पे थोड़ा छाया है, शेडी साइड ऑफ शूट, शेडी साइड ऑफ शूट, मतलब does they stimulate, does they stimulate, does they stimulate the cells, does they stimulate the cells to grow longer, to grow longer, to grow longer on the side of shade, on the side of shade, on the side of shade. First up, thus plant bends towards light, thus plants bends towards light, thus plant bends towards light. मतलब ऐसा मान के चलिए कि ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम के टिप में मान लो लाइट यहां से आ रही है, डायरेक्शन लाइट का कहां से है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है, यहाँ के सेल्स ग्रो करेंगे, और मान लीजिए ये थोड़ा शेडी पार्ट है, मतलब इस तरफ का पार्ट लाइट रिसीव कर रहा है, इस तरफ का पार्ट लाइट रिसीव नहीं कर रहा, मतलब वो शेडी पार्ट है जहाँ पे छाया है, क्योंकि लाइट तो इधर से आ रही है, इधर से नहीं आ रही है, राइट, तो ये ऑक्सीजन ट्रैवल करके उस शेडी पार्ट में आ जाएगा, और अब पूरा ग्रोथ कहाँ करेगा, यहाँ पे, जिससे ये पार्ट बड़ा होगा और ये पार्ट झुकने लगेगा टुवर्ड्स लाइट, इसलिए प्लांट बेंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which signals will get disrupted in case of spinal cord injury, which signals, हाँ मतलब देखो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तो रिफ्लेक्स एक्शन सफर करेंगे ना, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन तो अल्टीमेटली स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन के जितने भी सिग्नल होंगे वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, रीड करो एक और बार क्वेश्चन को अच्छे से। Which signals will get disrupted in case of spinal cord injury, ठीक है, तो जो जो फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड करता था वो सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखो इसको, spinal cord controls reflex actions, spinal cord controls reflex actions of the body, controls reflex actions of the body। वो रिफ्लेक्स आर्क बनाते थे ना, इसका डायग्राम बनाए, वो भी बनाने बोला था, रिफ्लेक्स आर्क, भले वो मैंने बोला था कि वो गंजी मत बनाना, गंजी बनी थी ना, वो भले मत बनाना, बट रिफ्लेक्स आर्क ऐसा कर्व पाथ आप लोग शो करेंगे, तभी अपन उसको आर्क बोलते हैं ना, रिफ्लेक्स आर्क। तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ द बॉडी। First off, so in case of injury to spinal cord, so in case of injury to spinal cord, so in case of injury to spinal cord, the signals of reflex action will be disrupted. The signals of reflex action will be, the signals of reflex action will be disrupted, will be disrupted, and the body will not be able to, and the body will not be able to, and the body will not be able to give quick, will not be able to give quick and automatic mechanical responses. The body will not be able to give quick and automatic responses to harmful stimuli, to harmful stimuli, to harmful stimuli. Last sentence इसी क्वेश्चन में, this increases the chances of damage, this increases the
chances of damage. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स? अभी हॉर्मोन्स है ना, 5 हॉर्मोन्स है, राइट? देखो इसका आंसर, ड्यू टू स्टिमुलेशन, ड्यू टू स्टिमुलेशन, ड्यू टू स्टिमुलेशन। जैसे देखो अभी अपन ने वो ऑक्सिन का लिखा ना कि जब लाइट पड़ेगी शूट्स में तब वहां पे ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन क्यों हुआ? बिकॉज लाइट पड़ी, मतलब लाइट उसके लिए एक स्टिमुलेशन था। अब बोल सकते कि एक ट्रिगर कि हाँ ये हुआ इसलिए ऑक्सिन बना। तो आफ्टर एनी स्टिमुलेशन ही हार्मोन सेक्रीट होते हैं। हमने अपना भी देखा ना कि हमारी बॉडी में भी हार्मोन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सेक्रीट होते हैं, नॉट ऑलवेज, है ना। तो उनको एक ट्रिगर की जरूरत होती है, वो ट्रिगरिंग के बाद ही वो जनरेट होते हैं या वो फॉर्म होते हैं, समझ रहे हैं। हमेशा इंसुलिन नहीं बनाता रहेगा पेनक्रियास, उसको पेनक्रियास को इंसुलिन बनाना आता है, सेक्रीट करना भी आता है, बट तभी बनाएगा या तभी सेक्रीट करेगा जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो उसके लिए एक स्टिमुलेशन है, समझ में आ रहा है। पेनक्रियास को उसी से समझ में आता है कि उसको अब इंसुलिन सेक्रीट करना है जहां ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू स्टिमुलेशन cells release chemicals, cells release chemicals which are able to diffuse, which are able to diffuse to all the cells। बनता एक जगह है, जाता सब जगह है ना। हॉर्मोन्स बनेगा एक जगह, जाएगा वो टारगेट ऑर्गन के पास। स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्ड यूज किए थे ना। तो सेल्स रिलीज केमिकल्स विच डिफ्यूज टू all the cells, full stop। These chemicals are called hormones, these chemicals are called hormones। These chemicals are called hormones, full stop। Different plant hormones help in, different plant hormones helps in, different plant hormones help in coordination of growth, different plant hormones help in coordination of growth, comma development and responses to the environment। Growth, comma development and responses to the environment। ये तीनों टर्म समझ में आ रहा है? 3 चीजें लिखे अपन यहाँ पे। उन केमिकल्स के कारण प्लांट में ग्रोथ होता है, उनका डेवलपमेंट होता है और वो रेस्पॉन्सेस देने के लिए केपेबल होते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। देयर पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन, their point of formation and action differs, their point of formation and action differs, their point of formation and action differs। ये हमारे में भी होता है, फॉर्मेशन कहीं और होता है, एक्शन कहीं और होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, What is the need for a system of control and coordination in an organism? क्या जरूरत है हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की? फॉर सर्वाइविंग। और बॉडी का बैलेंस याद है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बॉडी का बैलेंस, होमियोस्टेसिस वर्ड लिखे थे वहां पे। और होमियोस्टेसिस का वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था कि बैलेंस इनसाइड द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहेगा अगर ये सारे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के जितने भी एलिमेंट्स है ये प्रॉपर वर्क करेंगे, ठीक है। देखो इसका आंसर, क्वेश्चन फिर से पढ़ना। व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म? तो पॉइंट वाइज लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना,
to maintain a constant internal environment, to maintain a constant internal environment, to maintain a constant internal environment, बाहर का एनवायरमेंट नहीं, अंदर का ना, बॉडी के अंदर का, जिसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं, called homeostasis, HOMEOSTASIS, इसका मतलब बैलेंस होता है ना, इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। So to maintain a constant internal environment called homeostasis inside the body, inside the body, inside the body. Second point लिखना, to adjust themselves, to adjust themselves, to adjust themselves according to the change in environment, to adjust themselves according to change in environment, to adjust themselves according to the change in environment. और इन चेंजेस को हम स्टिमुलस बोलते हैं ना, हमने स्टिमुलस का डेफिनेशन लिखा है ना, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, या वो आउटर एनवायरनमेंट हो या इंटरनल एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट। तो इससे अपन दो टाइप के स्टिमुलस पढ़ते थे ना, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस, टेम्परेचर, रेनफॉल, या कुछ भी ऐसा बाहर का चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है बाहर, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट का भी पढ़े थे, थर्स्ट, हंगर, ये सब हमारे इंटरनल स्टिमुलस थे, ठीक है। तो इनको प्रॉपर रेस्पॉन्स देने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है, वरना बाहर ठंडी होगी, हमें ठंडी लगती रहेगी, बट हमें पता नहीं रहेगा करना क्या है, ठीक है, हो सकता है रिसीव भी ना कर पाए ठीक से। चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट लिखना, so that various organs of body operates, so that various organs of body operate, so that various organs of body operate to ensure their smooth functioning, 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 ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब तो यही होता है ना कि सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं बॉडी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। How are involuntary actions and reflex actions different from each other? हाँ बोल सकते हैं, और कुछ क्या नाम उस क्लास में बताओ उसका, हाँ देखो इसका कुछ बोल रहे थे, हाँ देखो फर्स्ट पॉइंट लिखना, involuntary actions are those muscular movements, involuntary actions are those muscular movements which are not under will, which are not under will. Involuntary actions are those muscular movements which are not under will or any thinking control, or any thinking control, which are not under will or any thinking control. तो ये तो रिफ्लेक्स के लिए भी ट्रू है ना, ये जितना भी अपन ने इनवॉलंटरी के लिए लिखा है ये चीज रिफ्लेक्स के भी ट्रू है, रिफ्लेक्स एक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते और उनके लिए भी हम कुछ सोचते नहीं, थिंकिंग पार्ट इज नॉट इन्वॉल्व। समझ रहे हैं ये जो लिखे, समझ में आ रही लाइन? हाँ ये जो लिखे इंग्लिश में समझ में आ रहा है? ओके एग्जाम्पल लिखो कुछ मूवमेंट्स के, एग्जाम्पल हार्ट मूवमेंट्स, हार्ट मूवमेंट्स मतलब जो कार्डियक मसल होंगे वो अभी भी मूव कर रहे हैं, भले कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है इसके बावजूद भी वो मूव कर रहे हैं, राइट? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर
वॉमिटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? फिर वही ब्रेन, मैंने उसमें बोला कोई स्पेसिफिक पार्ट हमने सबका पढ़ा है। सेरिबेलम नहीं, सेरिबेलम तो बैलेंसिंग का था, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सेरिब्रम था वॉलंटरी एक्शंस के लिए प्लस थिंकिंग वाला पार्ट, और बाकी उसके पास ऑल्फैक्टरी लोब अगर है, हमारे जो फोर ब्रेन का पार्ट है। बट जो इनवॉलंटरी एक्शंस है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग, वॉमिटिंग, है ना, रेस्पिरेशन, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इसलिए ब्रेन नहीं बोलना है, क्योंकि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम पढ़े हैं, तो ऐसा ब्रेन बोल के डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना है। क्योंकि टीचर ने गलत कर दिया तो बोलोगे तो गलत किया मैडम, तो मैडम बोलेगी सेरिब्रम है, तो मैम सेरिब्रम ब्रेन में नहीं है क्या? ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, तो कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना। अगर हमको पता है, हमने पढ़ा है कि ये स्पेसिफिक इसी का फंक्शन है, तो हमें उसी का नाम लिखना उस पार्ट का। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ब्लड कहाँ फ्लो, मतलब एक प्योर ब्लड कहाँ फ्लो करता है, तो वेसल्स लिख दिए। गलत नहीं है यहाँ पर, बट एक्चुअली हमें वहां पे लिखना चाहिए कि आर्टरी में फ्लो करता है। कोई गलत कर दिए तो मैडम तो आर्टरी, मैम आर्टरी वेसल नहीं है क्या? ऐसा नहीं बोलना, समझ रहे हैं ना? तो बी स्पेसिफिक इन योर आंसर, नॉट डिप्लोमेटिक। ठीक है, हाँ। तो क्या लिखे? हार्ट मूवमेंट, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, एंड आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक सेंटर्स, and are controlled by specific centers, and are controlled by specific centers located in mid and hind brain. Specific centers located in the mid and hind brain. मिड ब्रेन में भी हम कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस लिखे हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस में, ये समझ में आया, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का भी शुरू का पार्ट सेम है कि वो हमारे विल में नहीं है, उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, बट उसके बाद डिफरेंस चालू होगा कि रिफ्लेक्सेस रेस्पॉन्सेस, मतलब रिफ्लेक्सेस आपके स्टिमुलस के कारण जनरेट होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ना कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। समझ रहे हैं? तो लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, रिफ्लेक्स एक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। रिफ्लेक्स एक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब आपका पूछे थे ना, आप क्या क्यों पूछे थे? है मेरा एनर्जी वेस्ट करा है, पूछे थे ना यहाँ बैठ के, ऐसा मतलब। फिर आज बताऊंगा, परसों भूल जाओगे। परसों तो नया चैप्टर चालू होगा, फिर तो ये भूल ही जाओगे पूरा चैप्टर। क्या था स्पॉन्टेनियस का मतलब? स्वाभाविक। सर एग्जाम्पल ही बता दे सर, आप ये बताए थे, ये बताए थे। हाँ चलो, तो लिखना चाहिए ना, अभी भी नहीं लिख रहे हो ना उसको, कहीं पे लिख लेना चाहिए ना, कहीं ऊपर मैंने कुछ पूछा है तो उसका सर ने मतलब बताया तो लिख लेती हूँ। स्वाभाविक ही बोलोगे क्या लिखे? रिफ्लेक्स एक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, कॉमा ऑटोमेटिक मैकेनिकल रेस्पॉन्सेस, ऑटोमेटिक मैकेनिकल रेस्पॉन्सेस, automatic mechanical responses in which will is not involved, in which will is not involved, but are controlled by, but are controlled by, but are controlled by spinal cord, but are controlled by spinal cord. Clear है? एग्जाम्पल इसके भी लिख लो कुछ। withdrawal of hand when pricked with a needle, ये पहले भी लिखे एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते समय। withdrawal of hand when pricked with a needle, withdrawal of hand when pricked with a needle, comma secretion of saliva, secretion of saliva कब? हाँ
हाँ हाँ, ऑन साइट ऑफ डिलीशियस फूड, सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, मुंह में पानी आ जाना, सेक्रीशन ऑफ सलाइवा ऑन साइट ऑफ डिलीशियस फूड। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट 2 क्वेश्चन है ना, पढ़ो 11th क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स? ओके 12 देख लो। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड केमिकल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, दोनों कंपेयर करना, दो टाइप के कोऑर्डिनेशन है ना हमारे अंदर। प्लांट में नर्वस कोऑर्डिनेशन मिसिंग है, बट केमिकल कोऑर्डिनेशन है, हमारे में दोनों है। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं कॉलम वाइज, 3 कॉलम बनाना, कैरेक्टर्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। पैरामीटर भी लिख सकते हो, किन पैरामीटर्स में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। पैरामीटर क्या कर रहे हो हैं? कैरेक्टर्स या पैरामीटर लिख लेना फर्स्ट कॉलम। ये वो होंगे, यहाँ हम वो चीज लिखेंगे जिसके बेसिस में हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं दोनों चीजों को। कौन से दोनों चीजों को? नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। 2 कॉलम और बनेगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड थर्ड कॉलम केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखना, पैरामीटर। क्या पैरामीटर में अपन डिफरेंशिएट करने वाले दोनों को? तो पहला होगा स्पीड, स्पीड ऑफ एक्शन, स्पीड ऑफ एक्शन, स्पीड ऑफ एक्शन। नर्वस के नीचे लिखना ऑलवेज क्विक एक्टिंग, ऑलवेज क्विक एक्टिंग। नर्वस में लिख रहे हैं हम ऑलवेज क्विक एक्टिंग। बट हॉर्मोन्स में हम लिखते थे ना कि कुछ हॉर्मोन्स धीरे काम करते हैं एंड सम आर फास्ट। एक फास्ट हार्मोन का नाम बताओ जल्दी से। एड्रेनलिन ना, लिखे थे ना, फाइट फ्लाइट फ्लाइट, इसमें काम आता है। इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी में तो सब फास्ट हो जाती है चीजें। ठीक है, तो हॉर्मोन्स में अपन एक कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं कि दे मे बी स्लो एक्टिंग, दे मे बी फास्ट एक्टिंग। इस टाइप का लाइन याद आ रहा है ना? हमने हॉर्मोन्स के बारे में अलग से भी लिखा है ना, बाद में अपन वो कॉलम बना के सारे हॉर्मोन्स के नाम, ग्लैंड के नाम और फंक्शन लिखे थे। और उसके पहले हॉर्मोन्स क्या होते हैं अपन ये लिखे थे, दे वर नोन एज केमिकल मैसेंजर्स इन आवर बॉडी। डक्टलेस ग्लैंड से जो सेक्रीट होंगे और टारगेट ऑर्गन में जाके वो एक्ट करेंगे, बट देयर एक्शन कैन बी स्लो, कैन बी फास्ट। तो हार्मोन के नीचे, केमिकल कोऑर्डिनेशन के नीचे लिखेंगे मे बी क्विक और स्लो एक्टिंग, मे बी क्विक और स्लो एक्टिंग, मे बी क्विक और स्लो एक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका क्या मतलब हुआ मोड ऑफ ट्रांसमिशन? हाँ हाँ, और जल्दी नहीं भेज, जल्दी वाले तो पढ़ लिए ना, कैसे भेजते हैं। तो नर्वस में क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में कैसे जाता है वो? थ्रू इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और केमिकल में थ्रू केमिकल्स, हॉर्मोन्स। ठीक है, देखो ब्लड नहीं लिखेंगे, ब्लड तो उनको पहुंचा रहा है, हम ये लिखना चाह रहे हैं कि वो मैसेज जाता किसके थ्रू है, मतलब वो मैसेज कौन कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे इम्पल्स, वहां पे हॉर्मोन्स। ठीक है, तो लिखना मोड ऑफ ट्रांसमिशन में नर्वस कोऑर्डिनेशन के नीचे लिखेंगे एज इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस, एज इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस, एज इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस। और केमिकल में क्या आ जाएगा? एज केमिकल मैसेंजर्स ब्रैकेट में हॉर्मोन्स, एज केमिकल मैसेंजर्स ब्रैकेट में हॉर्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट पाथ, पाथ ऑफ ट्रांसमिशन। ये तो मोड था, अब पाथ। वो नर्व, वो जो
इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो किसके किसके थ्रू जाती है, न्यूरॉन नर्व फाइबर्स, और हॉर्मोन्स अब आएगा वो आंसर ब्लड। ठीक है, तो देखो पाथ ऑफ ट्रांसमिशन में नर्वस के नीचे लिखेंगे थ्रू नर्व फाइबर्स, थ्रू नर्व फाइबर्स, थ्रू नर्व फाइबर्स, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में लिखेंगे थ्रू ब्लड, थ्रू ब्लड, हॉर्मोन्स ब्लड में जाके चलेगा। डन। एंड लास्ट लिखना, लास्ट पॉइंट, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, DURABILITY। क्या होता है ड्यूरेबल का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबल? लॉन्ग लास्टिंग ना, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितना ड्यूरेबल है। अच्छी चीज, अच्छी क्वालिटी की चीज लोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और खराब क्वालिटी लोगे तो जल्दी खराब हो जाएगी ना, समझ रहे हैं? तो ड्यूरेबिलिटी में लिखना पहला, नर्वस कोऑर्डिनेशन के नीचे शॉर्ट टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, जब तक स्टिमुलस है तब तक इफेक्ट आएगा, है ना, जब तक खाने की स्मेल आ रही तब तक मुंह में पानी आएगा, जहां खाना खत्म, ठीक है, फिर पानी आना बंद हो जाएगा। मतलब ये जो इफेक्ट था ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए था, क्योंकि स्टिमुलस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बट जो हार्मोन सेक्रेट हुआ, ग्रोथ हमारी कितने सालों तक होती रहती है ना, वी स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड, और हम 18 साल तक ग्रो होते हैं, मतलब हार्मोन्स का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग, समझ रहे हैं? देखो, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट लिखिए इसमें, और यहाँ क्या आ जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, एंड करते हैं फिर। What is the difference between the manner in which movement in a sensitive plant, यानी कि वही touch me not वाला, and movement in our legs takes place? क्या है? movement है ना? हाँ, चलो लिखो इसको भी। Quick folding of leaflets of, quick folding of, quick fold, उसकी लीफ फोल्ड हो जाती है ना टच मी नॉट की, quick folding of leaflets of touch me not plant, touch me not plant, and drooping of whole leaf, and drooping of whole leaf, drooping of whole leaf occur due to changes in, drooping मतलब हैंग हो जाना ना, बेंड हो जाना पूरा कंप्लीटली, occur in, या occur due to changes in the amount of water, drooping of whole leaf occur due to changes in the amount of water in their cells, in their cells, in their cells. No nervous and muscular tissue are involved. No nervous and muscular tissue are involved. तो ये वाटर के लेवल के कारण ही वो लीव्स ग्रुप होती हैं या बेंड होती हैं, ठीक है, फोल्ड होती हैं। इसमें कोई नर्वस या मस्कुलर एक्शन इन्वॉल्व नहीं है प्लांट्स का। नेक्स्ट टाइम में लिखना, बट द मूवमेंट्स इन आवर लेग्स आर, but the movements in our legs are, but the movements in our legs are due to contraction and relaxation of muscles. Due to contraction and relaxation of muscles. और ये मसल्स हमारे नर्वस टिश्यू के कहने पे काम करते हैं ना। अगर ये लेग का मूवमेंट है मतलब ये वॉलंटरी एक्शन है, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, ठीक है, और सेरिबेलम भी, सेरिबेलम उसको बैलेंस वे में चलाएगा ना लेग्स को, राइट। तो सेरिब्रम एंड सेरिबेलम दोनों इन्वॉल्व है मूवमेंट में, राइट, मतलब नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व है, ठीक है। तो क्या लिखे, रिलैक्सेशन ऑफ मसल रेगुलेटेड बाय नर्वस टिश्यू, रेगुलेटेड बाय नर्वस टिश्यू। उन मसल्स को कौन कंट्रोल करेगा, हमारा नर्वस टिश्यू।
फिर से रीड कर रहा हूं, बट द मूवमेंट्स इन अवर लेग्स आर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल रेगुलेटेड बाय नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये डिफरेंस है सेंसिटिव प्लांट के मूवमेंट में और हमारे लेग्स के मूवमेंट में। उनमें कोई मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है, और हमारे में दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, ओके, तो विद दिस से चैप्टर खत्म होता है। मुझे ये बताना कि इलेक्ट्रिसिटी अभी हाफ ईयरली में आने वाला है क्या?